फोड़ा वो भी निर्दोष और जो जख्मी हुआ वो भी निर्दोष। ये तो इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये 2008 में जो बम धमाका हुआ था तो उस वक्त के चीफ एटीएस जो चीफ थे, एटीएस के जो चीफ थे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने जो तफ्तीश की थी तो उस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जनरल और मेजर अपाध्याय, कर्नल पुरोहित जैसे जो है भगो आतंकवादियों का नाम जो है पूरे मुल्क ने सुना था। इससे पहले जितने भी बम धमाके होते थे हमेशा मुस्लिम नौजवानों को फांसा जाता था, लेकिन ये पहली मर्तबा मालेगांव में जो 2008 का जो बम धमाका हुआ है इसमें पहली दफा भगो आतंकवादियों का नाम आया था। और मालेगांव वालों को जो है उस वक्त बहुत इत्मीनान था कि हेमंत करकरे साहब जो तफ्तीश कर रहे थे, हम सबको बहुत इत्मीनान था। लेकिन अभी जो फैसला है उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बम धमाका जो हुआ था, जो मोटरसाइकिल थी, जो बाइक थी, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से थी, तो सबसे पहला सबूत तो यही है। लेकिन कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया है, साध्वी की वो गाड़ी थी, इसके कोई सबूत उन्हें मिले नहीं। उस वक्त जो है हेमंत करकरे साहब जो है सही अंदाज में जो है पेशरफ्त कर रहे थे, लेकिन बम्बई का जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें उनका जो है निधन हो गया था। और हेमंत करकरे साहब जो है इस केस से जब हटे तो उसके बाद से ये केस अलग ही रुख पर जा रहा है। तो मालेगांव वाला हम यहाँ के रहने वालों का जो बोलना है। और अंकल आप अभी बताइएगा कि आपको जो लग रहा है अभी जो साध्वी, ऐसे कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो बाइक थी उसका कोई सबूत मिला नहीं है। कर्नल पुरोहित ने जो भी कुछ बताया जा रहा है कि उन्होंने बम बनाया, वो भी सब झूठा था, ऐसा सब दिखाया गया। ये तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में है, सब उनके हुकूमत है ना, उनके एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है, सब डिपार्टमेंट उनके अंडर में है। वो जैसा लिख के देंगे वैसा हम मान लेंगे। कोर्ट, क्योंकि कोर्ट भी उनके अंडर में है। जो गलत बोलेंगे हाँ भाई सही है, जो सही बोलेंगे वो गलत है। लेकिन एक बात बोला ना आपको कि निर्दोष कौन छूटा? जो बम ब्लास्ट किया वो निर्दोष छूटा, जो मालेगांव के जो मारे गए थे वो निर्दोष छूटे? ये बताओ मेरे को खाली पास। अभी सब जितने भी आरोपी थे वो निर्दोष छूटे हैं। आरोपी कौन? जो आरोपी थे। कौन आरोपी? जो बम फोड़ा वो के मालेगांव वाले जो मरे वो? साध्वी प्रज्ञा सिंह वाले आरोपी वो कैसे आरोपी होंगे? जख्मी? अरे भाई मैं क्या बोला अभी? आपको क्या लगता है भैया? आप जो भी फैसला आया हुआ है वो कितना ठीक लगता है? नहीं, हम लोग को तो इंसाफ नहीं मिला था, हमको ठीक नहीं लगे सर, क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए था और हमारे को इंसाफ नहीं मिलता है। मालेगांव में भी ऐसे हादसे हो चुके तो फिर इंसाफ अभी तक तो मिला नहीं, तो हमको इंसाफ ही होना था सर। इंसाफ चाहिए। हम तो सरकार के भरोसे थे, बाकी इंसाफ नहीं मिला हमको। इंसाफ मिला। एक मालेगांव की भावना ये है कि इन्हें इंसाफ मिला नहीं। जो भी तबके, जो भी पीड़ित थे, जितने भी मयत हुए हैं और जो भी जख्मी हुए हैं, उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए थी, उनकी वजह से उनको जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। ऐसे मालेगांव को बिल्कुल हमारे सहयोगी हैं जो मालेगांव में स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। गुस्सा नज़र आ रहा है उन लोगों में क्योंकि फैसला शायद उनके मुताबिक नहीं रहा, लेकिन जज की तरफ से जब फैसला पढ़ा गया तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सबूत जो है उनकी पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जो मुलाकातों की बात कही गई फरीदाबाद या भोपाल में, वो मुलाकातें साबित नहीं हुई। फंडिंग की बात की गई अभिनव भारत की ओर से, वो साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स की बात कही गई थी, वो साबित नहीं हुआ। बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, वो साबित नहीं हुआ। अब ये ऐसे कई सारे तथ्य जिनके आधार पर ये फैसला पढ़ा गया है। ये कहा गया कि ये लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, ये सातों ही आरोपी, और इन्होंने मिलकर प्लानिंग की थी, लेकिन ये भी पुष्टि नहीं हुई, साबित नहीं हुआ। और बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स, ये इस बेसिस पर फैसला सुनाया गया है। तो सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं और इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। फिलहाल ये फैसला जब पढ़ा गया उसके बाद अलग अलग तरीके का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लगातार हर पल की हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज ये सुनवाई हुई है। सुबह से ही इंतजार था कि सुनवाई किस वक्त होगी। जब फैसला पढ़ा जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो क्या क्या टर्निंग पॉइंट रहते हैं, इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस ब्लास्ट केस में क्या टर्निंग पॉइंट थे। 5 बड़े टर्निंग पॉइंट बताए गए। 2008 में हिंदू संगठनों के नाम सामने आए थे। शुरुआती जांच में धमाके को मुस्लिम आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा गया, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के नाम सामने आए। 2008 में ही
हेमंत करकरे की जांच और शहादत हुई। तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने गहन जांच की और प्रज्ञा और श्रीकांत पुरोहित के खिलाफ सबूत जुटाए, लेकिन 26/11 मुंबई हमले के दौरान करकरे की मौत हो गई, जिससे केस की जांच पर असर पड़ा। सवाल उठे कि क्या केस को पहले जैसा जोर मिलेगा, क्योंकि करकरे उसमें गहनता से जांच कर रहे थे। 2011 थर्ड पॉइंट है, 2011 मामले में जांच एनआईए को सौंपी गई। केंद्र सरकार ने 2011 में केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। सर एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि वो सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर अभी इसमें डिटेल्स ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही कॉन्क्रीट एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जैसे कि बिल्ली थैले के बाहर आ गई है, वकीलों से कांटेक्ट करो, इस तरीके से सब कन्वर्सेशन उनके आए हैं। तो ये कोर्ट में किस तरीके से प्लेस हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि 2008 के ब्लास्ट की मीटिंग जो है इन्होंने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये अलग अलग सिटी में अलग अलग वक्त में लिया है, और सबों को उनका किसको किस तरीके से करना है, अंजाम देना है, ये सब उसमें एटीएस की चार्जशीट में उनके लैपटॉप में है और खुद उन्होंने बनाई है। हम तो किसी का फोटो निकाल के उसकी आवाज बना नहीं सकते हैं, किसी वो नहीं कर सकते हैं, और वो एफएसएल के जरिए जो एक्सपर्ट है, साइंटिफिक एक्सपर्ट है, उसके जरिए कोर्ट में साबित किया गया होगा। अब चार्जशीट आए, उसका जजमेंट आएगा, जजमेंट पे पढ़ा जाएगा कि कहाँ पर हम ये प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हुई है और कोर्ट कौन से मुद्दे पे उनको किया है, वो हम देखेंगे। और स्टेट को भी सो मोटो जो है अपील में जाना चाहिए, और जो है जमीयत भी इंशाल्लाह। लेकिन आपने ये केस किया था, क्या अभी इस फैसले पे आप फिर से अपील पे जाएंगे? हाँ, अपील पे तो जाना ही है। हाँ, अपील कहाँ आप ये करेंगे अभी? कहाँ? अभी सेशन कोर्ट से हुआ था, उसको हाई कोर्ट में उसको अपील करना पड़ेगी। सबसे पहले इसमें मकोका एक्ट लगा हुआ था, मकोका हटने की वजह से 211 में एनआईए को दिया गया। एनआईए जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, मगर ताज्जुब की बात है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद की बजाय उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जो विटनेसेस का जवाब लिया है उसको फिर से, तो क्या वजह हुई इसको फिर से ये जवाब री इन्वेस्टिगेशन, इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना था, उस केस को और पक्का करना था। और इसमें जो है री इन्वेस्टिगेशन में 39 विटनेसेस जो है वो हॉस्टाइल हो गए। हाँ, ओके जी, थैंक यू। चलो बात कही जा रही।